हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 7th की भूगोल करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, और इसका लेसन करते हैं 3rd, पृथ्वी की भू संरचनाएँ। 2 लेसन मैंने करवा दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट लेसन था आपका पर्यावरण, सेकंड था आपका पृथ्वी। ठीक है, जिसके जो आंतरिक संरचनाएँ थी उसके बारे में हमने पढ़ा है, और आज हम पढ़ते हैं पृथ्वी की भू संरचनाएँ। तो जिसने 2 लेसन नहीं देखे हैं वो भी देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। और अब हम करते हैं 3rd लेसन। ठीक है, तो आइए 3rd लेसन शुरू करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में परिवर्तन होते रहते हैं। ये हमने पिछले लेसनों में पढ़ लिया था, वो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। इन परिवर्तनों को बाह्य तत्वों द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को बाह्य तत्वों द्वारा उत्तेजित किया जाता है। वे बल जो पृथ्वी के भीतर कार्य करते हैं, यानी अंदर कार्य करते हैं, अंतर्जनित बल कहलाते हैं। और वे बल जो पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं, बहिर्जनित बल कहलाते हैं। ज्वालामुखी व भूकंप मुख्य अंतर्जनित बल हैं। ठीक है, क्योंकि ये अंदर ही काम करते हैं, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, अंतर्जनित यानी अंदर। जबकि जल, हिम यानी बर्फ तथा वायु मुख्य बाहिर्जनित बल है, जो बाहरी पृथ्वी की सतह पर काम करते हैं। पृथ्वी में परिवर्तन उसकी गतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ये गतियाँ आकस्मिक या मंद भी हो सकती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ज्वालामुखी यानी जो अंदर से आग निकल कर आती है पृथ्वी के यानी छोटे छोटे छेदों में से बाहर निकल कर आती है ज्वालामुखी, उसका विस्फोट होना या भूकंप आना आकस्मिक गतियाँ ही हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी में आकस्मिक परिवर्तन करती हैं। जबकि जल, बर्फ व वायु की गतियाँ, हिम, ठीक है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं जो, वायु की गतियाँ धीरे धीरे बदलाव लाती हैं। ज्वालामुखी या भूकंप अचानक घटित होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब भूकंप आ गया, कब ज्वालामुखी फटी यानी अंदर से आग निकली। इनका पूर्वानुमान मुश्किल होता है। वैज्ञानिक इन गतियों का पूर्व अनुमान लगाने के मार्ग खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी क्या है, ये देखिए, पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी बाहर बिल्कुल ये गर्म होती है। ठीक है, ज्वालामुखी भूपटल पर एक निकास या दरार है, जिसके माध्यम से मैग्मा यानी तरल पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, मैग्मा कक्ष से बाहर आता है। जब मैग्मा छिद्र से बाहर आता है यानी छेद के अंदर से, तो लावा कहलाता है। लावा होता है जब ये ज्वालामुखी अंदर से बाहर आती है, तो उसके बाद ठंडी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं लावा। मैग्मा चट्टानों के कण, भाप तथा गैसों का मिश्रण होते हैं। ज्वालामुखी का फटना जैसी घटनाएं हल्के कंपन के साथ हो सकती हैं और भूकंप के घटित होने का कारण भी हो सकती हैं। सामान्यतः लावा धीरे धीरे ही बहता है, लेकिन इसकी गति इसके अंतर्निहित यानी अंदर जल पर निर्भर करती है। जब यह वातावरण के संपर्क में आता है तो ऐसी घर ही ठंडा हो जाता है, यानी जब बाहर निकलता है तो ऐसी घर ही ठंडा हो जाता है और क्या बन जाता है, चट्टान बन जाता है। ठीक है, एक पत्थर की तरह एक चट्टान बन जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, जिनमें अधिकांशतः विस्फोट होते रहते हैं। सुप्त ज्वालामुखी क्या है, जिनमें कभी कभार विस्फोट होते हैं। और मृत ज्वालामुखी, जिनमें कभी विस्फोट नहीं होता। तो ये 3 प्रकार की ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, सुप्त और मृत ज्वालामुखी। अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर अग्निवलय रिंग ऑफ फायर में स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर अग्निवलय रिंग ऑफ फायर, जिसको बोलते हैं, में स्थित है। ठीक है, ये रहा रिंग ऑफ फायर, आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर पर स्थित है। ठीक है, आइए भूकंप के बारे में जानते हैं। भूकंप क्या होता है, आपने सुना भी होगा, कभी कभी भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि भूकंप क्या चीज़ है। भूकंप आकस्मिक आपदा, यानी इसका पता ही नहीं कि कब आ जाए। ठीक है, जो विवर्तनिक प्लेटों में गति के तथा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण घटित होते हैं, यानी जब ज्वालामुखी अंदर से निकलती है तब भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप जो भूकंप घटित होते हैं वे अग्निवलय तक ही सीमित हैं। ठीक है, जो आग अंदर से निकलती है। भूपटल 15 प्रमुख व अनेक छोटी प्लेटों से बना है, जिन्हें विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष बहुत धीमी गति करती हैं। एक वर्ष में लगाओ आप मात्र कुछ मिलीमीटर ही करते हैं। यह प्रक्रिया विवर्तनिक गति कहलाती है। जब यह प्लेटें गति करती हैं तो कंपन उत्पन्न होती है। ये कंपन भूकंप कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो भूकंप क्या होता है, कंपनी होती है, सब कुछ हिलने लगता है ना। भूकंप वहाँ घटित होता है जहाँ भूपटल कमजोर होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो भीतरी भाग है, जहाँ इन विवर्तनिक गतियों या कंपनों का उद्गम होता है, उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। इस बिंदु से कंपन या भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं।
पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो फोकस या उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है अधिकेंद्र कहलाता है। यह वह स्थान होता है जो सबसे अधिक प्रभावित होता है और जहाँ सर्वाधिक अक्षति होती है। कंपन की तीव्रता, भूकंप का जो परिणाम है उसको हम किससे नापते हैं? रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए भूकंप को कैसे मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने पर, ठीक है। और भूकंप का आविष्कार किसने किया था? किसने जाना था इसके बारे में? चार्ल्स रिएक्टर ने, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। कंपन की तीव्रता अधिकेंद्र से दूरी के साथ घटती जाती है। भूकंप की तीव्रता को भूकंप सूचक यंत्र यानी सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो भूकंप का मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वे भूकंप जो रिएक्टर पैमाने पर 2.0 या इससे अधिक तीव्रता वाले होते हैं उन पर मुश्किलों से ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है। हालांकि इस मापन में वृद्धि होने पर भूकंप विनाशकारी हो जाते हैं। इसमें एक अंक की वृद्धि भी इसके परिणाम में 10 गुना अधिक तीव्रता दर्शाती है। उदाहरण के लिए एक भूकंप जिसका मापन 5.0 है कुछ हद तक हानि कर सकता है, लेकिन यदि किसी भूकंप का मापन 12 है तो वह पहले वाले भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा और अत्यधिक चोट पहुंचाएगा यानी हानि पहुंचाएगा। 25 अप्रैल 2015 को एक भूकंप नेपाल में आया था जिसका मापन रिएक्टर पैमाने पर जो नापा गया था कि भूकंप का जो मापन है कितना हो? 7.8 था। इसमें 8,897 से अधिक लोग मारे गए थे। यानी जितना इसका रिएक्टर पैमाने पर जितना ज़्यादा नापा जाएगा उतना ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ये देखिए, जब 25 अप्रैल 2015 में नेपाल में भूकंप आया था तो किस तरह से सारी बिल्डिंगें गिर गई थी, इतने आदमी की मौत तो हो गई। ये रिएक्टर पैमाना है जिससे भूकंप नापा जाता है कि कितना आया है, ठीक है। समुद्र की सतह के भीतर आने वाले भूकंप ऊंची समुद्री लहरों जो समुद्र तट के निकट के स्थानों पर विनाश लेकर आती हैं के आने का कारण होते हैं। ऐसी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए सुनामी किसे कहते हैं? समुद्र की सतह के भीतर आने वाले भूकंप ऊंची समुद्री लहरों जो समुद्र तट के निकट के स्थानों पर विनाश लेकर आती हैं के आने का कारण होती हैं। ऐसी समुद्री लहरें क्या कहलाती है? सुनामी। 2005 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में एक भूकंप विशालकाय सुनामी लहरों का कारण बना जिसके कारण बहुत से देशों जिनमें भारत भी सम्मिलित था को बड़ी भारी हानि हुई थी यानी विनाश हुआ था। भूकंप की घटना का पूरा अनुमान लगाना संभव नहीं है। भूकंप का तो पता ही नहीं लगता कि कब आ जाए कब नहीं, ठीक है। पहले ज्ञान कोश पढ़ते हैं। 11 मार्च 2011 को जापान में एक भूकंप आया जिसे रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापा गया। यह जापान को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाने वाला या अक्षति को वह अत्यधिक शक्तिशाली भूकंप था और सन 1900 से रखने आरंभ किए गए आधुनिक रिकॉर्ड जो रखे गए थे उनमें अंकित विश्व के 5 सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से यह एक था, ठीक है, जो 11 मार्च 2011 को आया था। तो आगे पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि जंतुओं का असामान्य व्यवहार इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। जंतुओं के असामान्य व्यवहार के अन्य कारण भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं जल, हिम व वायु की गतियाँ, स्पीड उनकी। पृथ्वी की सतह अपेक्षा या अपर्दन के कारण, अपर्दन होता है जब मिट्टी का कटाव होने लगता है, के कारण परिवर्तित होती रहती हैं। सूर्य, वायु, हिम, जल या वर्षा पृथ्वी की सतह को अपक्षय करते हैं अथवा नष्ट करते रहते हैं। टूटे हुए कण जल, हिम तथा वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। नदियों का जल अवसाद यानी तलछट को अपने साथ ले जाता है तथा इसे मैदानों में इकट्ठा कर देता है। हिम नदी में हिम की जो बर्फ़ की नदियां हैं, हिम नदी बोलते हैं उसको, हिम का मीनिंग ही बर्फ़ होता है। हिम नदी में हिम की गति चट्टानों व टूटे पत्थरों को दूर धकेलकर स्थानों को खोखला या खाली कर देती हैं। यह खाली स्थान पिंगली हिम अथवा जल से भर जाते हैं और इस प्रकार झीलों का निर्माण होता है। आप बहती हुई वायु में धूल के कण देख सकते हो, ठीक है। चट्टानों के टूटे कण वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। ये दृश्य मरुस्थलों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं जहाँ रेत के टीलों का स्थान परिवर्तन होता रहता है। अब हम पढ़ते हैं भू संरचनाएं, जो आपके लेसन का ही नाम है भू संरचनाएं। पृथ्वी के भीतर होने वाली विवर्तनिक गतियाँ विभिन्न भू संरचनाओं का निर्माण करती हैं। ये गतियाँ बहुत ही मंद होती हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार की होती है, लंबवत गति व अक्षैतिज गति। लंबवत गति के बारे में पढ़ते हैं पहले। लंबवत गति में पृथ्वी के भूपटल के कुछ भागों पर उभार या दसाव बन जाते हैं। उभार वाले स्थानों पर पठारों और महाद्वीपों का तथा जो स्थान धस जाते हैं अंदर की तरफ के स्थानों पर घाटियों का निर्माण होता है। यही कारण है कि इसे महाद्वीप निर्माण गति भी कहते हैं। यह गति बड़े पैमाने पर उभार और दसाव का कारण होती है।
अक्षितिज गति पढ़ते हैं। विवर्तनिक प्लेटों के एक दूसरे के विरुद्ध संपीड़ित होने के परिणाम स्वरूप वलन बनते हैं और विवर्तनिक प्लेटों के तनाव की स्थिति के परिणाम स्वरूप भ्रंश बनते हैं। वलन के बारे में जानते हैं, जो वर्ड आया आपका वलन क्या है? दो प्लेटों के आपस में टकराने से वलन बनते हैं। इस प्रक्रिया में चट्टानें अधिकांशतः मुड़कर टूट जाती हैं। यह टकराव ऊपरी वलन, ठीक है, जो दो प्लेटों के आपस में टकराने से बनते हैं, जिससे क्या बनती है फिर अपनति, और निचले वलन जिसे क्या कहते हैं अवनति का कारण होता है। अपनति के परिणाम स्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे भारत में हिमालय का निर्माण हुआ है, अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। जबकि क्वेश्चन आ जाए एंडीज पर्वत कहाँ पर है? अमेरिका में, ठीक है, हिमालय भारत में। अवनति के परिणाम स्वरूप घाटियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये देखिए अक्षितिज, ठीक है, और ये क्या है? भ्रंश, ठीक है, वलन और ये भ्रंश, ठीक है। वलन क्या है? दो प्लेटों के आपस में टकराने से क्या बनता है? वलन बनता है, ठीक है। तो भ्रंश क्या है? अब भ्रंश के बारे में पढ़ते हैं। जब विवर्तनी की प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, उसमें क्या था? जुड़ती हैं, इसमें क्या है? भ्रंश में हटती हैं, एक तनाव उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर दरारें पड़ जाती हैं। भ्रंश अक्षितिज या लंबवत हो सकते हैं और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। भूसंरचनाएं एवं मानव के क्रियाकलाप, ये बांध होते हैं जहाँ से नदियों का जो पानी है वो आता रहता है, और ये आपकी सड़कें हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, ज़्यादा से जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पर बांध बनाए जाते हैं पानी की जो स्पीड है उसको सही तरह से मैनेज करने के लिए, ठीक है। भूसंरचनाएं एवं मानव के क्रियाकलाप, विभिन्न प्रकार की पृथ्वी की गतियों के अलावा मानव भी एक बड़े स्तर पर भूसंरचनाओं में परिवर्तन करता है। वृक्षों को काटना, सड़कों, इमारतों, बांधों तथा नहरों का निर्माण करना, खाने खोदना, जो बड़ी बड़ी खानें होती हैं, तथा निर्माण के लिए विस्फोट का उपयोग या युद्ध आदि मानव के कुछ क्रियाकलाप हैं जो पृथ्वी की भूसंरचनाओं में परिवर्तन के कारण होते हैं। मानव इतना शक्तिशाली बन चुका है कि उसने अपने कार्यों द्वारा पारिस्थितिक संतुलन को काफ़ी हानि पहुंचाई है। बहुत सी मानव क्रियाएं पर्यावरण की अपूर्णीय हानि का कारण बनती है, ठीक है। जो मानव ये वृक्ष वगैरह काटता रहता है तो इससे जो पर्यावरण का नुकसान होता है। समय आ चुका है कि इस समस्या के प्रति जागरूक हो तथा पृथ्वी को ऐसे परिवर्तनों से बचाएं, ठीक है। अब हम शब्द भंडार पढ़ते हैं जिनसे नॉलेज मिलती है हमें। भूकंप सूचक यंत्र क्या है? एक यंत्र जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भाई भूकंप की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से भूकंप आया है। उद्गम केंद्र क्या है? वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, यानी उद्गम होता है। उद्गम का मीनिंग ही पैदा होना होता है, तो वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र से ठीक ऊपर का भाग, जहाँ से भूकंप आया है उसके ऊपर का थोड़ा सा भाग, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अपक्षय, सूर्य, वर्षा तथा वायु के कारण होने वाले परिवर्तन, ठीक है। अपर्दन, वायु, वर्षा तथा हिम की गति द्वारा पृथ्वी की सतह का मृदा का स्थान परिवर्तन, यानी जो मिट्टी का कटाव होता रहता है उसको बोलते हैं अपर्दन। विवर्तनी की गति क्या होती है? जो ये बार बार वर्ड आया है। भूसंरचना निर्माण प्रक्रिया जैसे वलन, भ्रंश आदि, ठीक है। तो ये थे आपके जो शब्द भंडार, और ये आपके क्वेश्चन आंसर है। जिसको ये क्वेश्चन नोट करने हैं वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आज हमने आपका लेसन किया है 3rd, पृथ्वी की भूसंरचनाएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।